और आज का एजेंडा में खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खास चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों देश परमाणु सशस्त्र देश हैं। 2021 की शुरुआत में नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के संघर्ष विराम के नवीनीकरण के बाद दोनों देश शांति और संबंधों को मजबूत करने के लिए इच्छुक हैं। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान का आतंकी समूह को समर्थन करने का एक लंबा इतिहास रहा है। कश्मीर में अशांति या आतंकवादी हमले दोनों देशों में तनाव को बढ़ा देते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तानी उकसावों का जवाब देने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा सक्षम है। भारत और चीन सीमा वार्ता में लगे हुए हैं और सीमा विवाद को हल करने की कोशिश में हैं। 2020 में दोनों देशों के घातक संघर्ष की वजह से संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। ये तनाव दशकों से गंभीर थे। विवादित सीमा पर दोनों देशों द्वारा सैन्य विस्तार करना और हालात का तनावपूर्ण होना परमाणु शक्तियों के बीच सशस्त्र टकराव के जोखिम को बढ़ा देता है, जिसमें अमेरिका और उसके हितों के लिए सीधा खतरा हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, आज का एजेंडा में हम बात कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है वहां कहीं ना कहीं राग जो है वो पाकिस्तान अलापता रहा है। किस तरह से इसको देखेंगे, क्योंकि अब जो है ये खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत की तरफ से लगातार मुंहतोड़ जो इसका जवाब है वो दिया जा रहा है। लगातार कल भी हमने देखा कि किस तरह से जवाब दिया गया था। अब देखिए, जो ये रिपोर्ट सामने आई है अमेरिका की, इस रिपोर्ट में साफ है कि ये सिर्फ है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में आज भी लंबे समय से जो मिलिटेंट एंटी इंडियन मिलिटेंट्स को आतंकियों को जो सपोर्ट मिलता रहा है वो जारी है। लेकिन अब भारत का जो जवाब हो पहले जैसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में इस बात की ज्यादा चांसेस हैं कि वो भारत जो है ऐसे आतंकी हमलों का कड़ा और एक मजबूत जवाब दे। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। तो जाहिर तौर पर ये कहा गया है कि दोनों देश जो है भारत और पाकिस्तान, वो चाहते हैं कि जो करंट काम है, जो सीमा पर जो अभी चल रहा है वो जारी रहे। लेकिन जो भारत एंटी इंडिया जो टेरर आउटफिट्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं वो एक चैलेंज हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर, और किसी भी आतंकी हमले से जो टेंशन है वो उसमें इजाफा हो सकता है। और भारत जो है वो पाकिस्तान पर जो है इसका जवाब, चाहे वो रियल प्रोवोकेशन हो या परसीव हो, भारत इसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा। तो ये जो असेसमेंट है ये यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज का है जी। और इसी तरह से चीन को लेकर भी ये बात जो है ये सामने आई है और लगातार हम देख रहे हैं कि बात जो है वो हो रही है दोनों देशों के बीच में, जो है वो लगातार हो रही है। और इसको लेकर भी जो तमाम तर चीजें सामने आई हैं उस पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे शैलेंद्र। देखिए, जो ये रिपोर्ट यूएस की है जिसे एनुअल थ्रेट असेसमेंट कहते हैं, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच में जो तनाव है वो बरकरार रहने वाला है। खासतौर से कि जब 2020 में जो गलवान में हुआ था उसके बाद से लगातार रिश्तों में तनाव चल रहा है। और हमने ये भी देखा है कि अब से कुछ दिन पहले G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के काउंटर पार्ट से मुलाकात भी की थी, और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें करीब 45 मिनट की बातचीत रही, जिसमें जो मुख्य एजेंडा था वो सीमा पर तनाव को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। और साथ ही साथ जो स्ट्रेन टाइज हैं भारत और चीन के बीच में उस पर बातचीत इसके दौरान हुई है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो उसमें कहा गया है कि जो अभी हालात बने हुए हैं भारत चीन LAC पर, वो अभी भी जो है वो सामान्य नहीं है। और इसके जो क्लैशेस हैं 2020 के, उसके बाद से लगातार जो है तनाव बरकरार हो, वो आगे भी जारी रहने की उन्होंने संभावना
यूएस एजेंसीज ने इसी संभावना जताई है। हालांकि ये भी कहा गया है कि जिस तरह की मिलिट्री पोस्चर भारत और चीन की तरफ दोनों तरफ है डिस्प्यूटेड बॉर्डर के साथ साथ, तो उससे आर्म्ड कन्फ्रंटेशन का एक रिस्क बना रहेगा। हालांकि हमने देखा है कि लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है भारत और चीन के बीच में, चाहे मिलिट्री लेवल पे बात करें या WMCC की जो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो बातचीत है वो लगातार जारी है। हमने ये भी देखा है कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात अब से कुछ दिन पहले यहाँ दिल्ली में हुई है। तो हालांकि बातचीत जरूर जारी है, लेकिन इससे एक जो थ्रेट है कन्फ्रंटेशन का वो खत्म नहीं हुआ। शैलेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार इस तरह की खबरें हम देख रहे हैं और हम उस पर बात भी करते रहे हैं कि अब जो भारत की लीडरशिप है ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो कहीं आगे जा चुकी है। जिस तरह से कोरोना के वक्त से ही भारत की लीडरशिप दुनिया के नक्शे पर तमाम देशों के लिए निकली है, वहां पर अगर अब हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तनाव की बात इस रिपोर्ट में कही गई है, भारत उससे कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुका है। भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि पहले टेररिज्म का खात्मा हो, सरहद पार से जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो खत्म की जाए और उसके बाद बातचीत होगी, और भारत इस मुद्दे पर कायम है। एस जयशंकर के कई बयानात भी हम इस तरह से देख चुके हैं। भारत के हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस तरह के लगातार भारत की ओर से जवाब देते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव चीज है जो आने वाले वर्षों देखने को मिलेगी। देखिए, जाहिर तौर पर अगर हम नेबरहुड की बात करें तो भारत की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट की। तो ऐसे में वो जो तमाम हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, भारत सभी के साथ में अच्छे संबंध चाहता है। ये भारत की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो कांटा है वो आतंकवाद का है। और हमने देखा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से चाहे घुसपैठ की बात करें या ड्रोन के जरिए जो लगातार कभी हमले कराए जाते हैं, कभी तस्करी कराई जाती है आर्म्स, एम्युनिशन और फेक करेंसी की, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको पाकिस्तान को एड्रेस करना होगा। और हमने ये भी देखा है पिछले दिनों में कि जो ग्लोबल टेररिस्ट अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये एक ऐसा मामला है जहां पर पाकिस्तान को खुद इनको एड्रेस करना होगा। और जब तक ये एड्रेस नहीं होगा तब तक भारत के साथ सामान्य रिश्ता या फिर यूं कहें कि बातचीत भी शुरू होने के कोई इम्कान इसके नजर नहीं आते हैं। तो जाहिर तौर पर भारत अपनी पॉलिसी क्लियर कर चुका है कि वो सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान सही माहौल इसके लिए तैयार करे और ऐसे आतंकी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे, जो कि पाकिस्तान की तरफ से होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि भारत की पॉलिसी साफ है कि वो अपने सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन इस बात की है कि पाकिस्तान इसको समझे और वो ऐसे कदम उठाए ताकि इस तरह के जो आतंकी हमले हैं उस पर रोक लग सके। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर है, चाहे POK की बात करें या बाकी इलाकों की रावलपिंडी की बात करें, तो ऐसे में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की जरूरत है। और ये बात सिर्फ भारत नहीं कह रहा है, बल्कि भारत की आवाज में तमाम मुल्क अपनी आवाज जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने जो आतंकवाद का जो मुद्दा है उस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। जी शैलेंद्र, और जिस तरह से इंडो चाइना की बात की गई है और अमेरिका ने इसके ऊपर ये कहा है कि उसके हितों के लिए सीधा खतरा हो सकता है, इस बात को हम किस तरह से समझेंगे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो सैन्य विस्तार है उसको लेकर यहाँ पर तशवीश का इजहार किया गया है। देखिए, जो ये रिपोर्ट है जाहिर तौर पर ये अमेरिका के इंटेल की रिपोर्ट है और कहीं ना कहीं अमेरिका अपने हितों को, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इस तरह की रिपोर्ट जारी करता है। जहां पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिकन इंटरेस्ट पे अगर हमला होता है तो उसका असेसमेंट अमेरिका हमेशा से करता आया है। तो अगर हम भारत और चीन के रिश्तों की बात करें, हमने ये भी देखा है कि भारत और चीन के बीच में तनाव लगातार बढ़ा है 2020 के बाद, और हमने देखा है कि डिप्लॉयमेंट भी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीन की जो हरकतें हैं उस पर पूरी अब दुनिया की नजर है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये बात मानता है कि चीन का जो दखल है न सिर्फ भारत के साथ बल्कि तमाम उन देशों के साथ जो जिनकी सीमा चीन से जुड़ती है, वहां पर चीन का लगातार जो तनाव है और जो दादागिरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस पर लगातार अमेरिका की नजर है। और ये भी आपको याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले भारत यानी कि दिल्ली के अंदर क्वाड देशों की बैठक भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो चीन की जो हरकतें हैं, चाहे इंडो पैसिफिक की बात करें या नॉर्दर्न बॉर्डर्स की बात करें, उस पर लगातार नजर रहती है अमेरिका की और तमाम उन मुल्कों की जिस पर चीन कहीं ना कहीं अपनी दादागिरी दिखाता है। तो जाहिर तौर पर जो LAC के हालात है उसको लेकर इस रिपोर्ट में साफ किया गया है कि जो तनाव अभी
चल रहा है 2020 से, वो अभी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, वो आगे भी जारी रहने का इम्कान है। हालांकि दोनों देशों के बीच में लगातार बातचीत चल रही है इसको रिजॉल्व करने की। और हमने ये भी जैसा पॉइंट भी बताया कि विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात भी हुई थी चीन के प्रतिनिधि से। तो ऐसे में हालांकि ये बहुत इमीडिएट रिजॉल्व होने का जो इम्कान नजर नहीं आता है, लेकिन इस पर दोनों देश लगातार चर्चा में बने हुए। बिल्कुल शैलेंद्र वांगहु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम ये तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी शैलेंद्र वांगहु, जो कि तमाम तर जानकारी दे रहे थे। जो अमेरिकन रिपोर्ट आई है उसके ऊपर हम उनसे तमाम तर तज्जिया जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। एक और अहम खबर की ओर बढ़ेंगे आज के एजेंडे में। जम्मू कश्मीर में परीक्षा कराने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के मुताबिक विभिन्न परीक्षाएं 16 मार्च से 5 अप्रैल के बीच होना है। सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी, जिसके लिए यूटी के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र स्थापित किए गए हैं। परीक्षा कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी। और कल जिस तरह से हमने देखा था कि इसको लेकर एक तमाम तर रिपोर्ट्स आई थी, उन्हीं के ऊपर अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे और सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शबीर मीर। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एग्जाम्स का एक शेड्यूल जारी किया गया है, कल भी हमने देखा था कि किस तरह से पूरा हंगामा बरपा हुआ था, उसके बाद एक बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया था। पूरा मामला यहां पर आपसे समझना चाहेंगे अपने इस आज के एजेंडे में। शबीर, देखिए, हुआ ये है कि यहाँ जो कई एस्पिरेंट्स है, जॉब एस्पिरेंट्स है, वो एप्टैक के जरिए जो सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसको आउटसोर्स गवर्नमेंट ने किया है। वो एप्टैक एक एजेंसी है, वो करवाती है। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं जी। एप्टैक जो है, इन लोगों का कहना है कि एप्टैक जो है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। 4 रियासतों में उनके खिलाफ पहले ही केसेस हैं, एग्जाम्स में उनके खिलाफ मामले पाए गए हैं, उनको बैन किया गया है। तो उनके जरिए जो सीबीटी है वो नहीं होना चाहिए। इस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जम्मू में कल आपने देखा कि वहां गुतम गुता हुई, श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। आपको बताऊं बैकग्राउंड ये है कि पिछली बार अगर आपको याद हो, मार्च में एक एग्जाम हुआ था, वो एक दूसरी एजेंसी के थ्रू हुआ था, लेकिन उसमें पेपर लीक का मामला आया। सब इंस्पेक्टर्स के मामले में, अकाउंट्स असिस्टेंट के मामले में, दोनों जो सिलेक्शंस हैं वो सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल कर दिए सरकार ने। और जो सीबीआई है वो इंक्वायरी करी है। 24-25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पहले से है, अरेस्ट भी हुई, छापे पड़े पूरे मुल्क में। तो बड़े पैमाने पे वो उसमें पेपर लीक पाया गया। उसके बाद से हुआ ये कि उन बच्चों को दोबारा एग्जाम उनका लेना था। एक और एजेंसी को फिर से टेंडर किए गए। पहले ये बताऊं, जब मैरिटैक एक कंपनी है, जब उसको पहली बार दिया गया था तब वो कंपनी भी ब्लैक लिस्ट थी। ये कोर्ट ने भी कहा और कोर्ट में कहा गया बाकायदा। ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद इन एहतजाजियों का कहना है कि तब भी उसको दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 97,773 जो उम्मीदवार थे जिन्होंने एसआई के लिए फॉर्म भरे थे, जिनकी सिलेक्शन, जिनमें से 1200 लड़कों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन बाद में उनका एक साल बाद मुबारकें हो गई, सब कुछ हो गया, उनका सब कुछ पानी में उसमें फेरा गया, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पे धांधली थी, पेपर लीक था। अकाउंट्स असिस्टेंट का भी यही हाल रहा। कुल मिला के 2830 ऐसी असामियां थी, ऐसे पोस्ट थे जिनके लिए इम्तिहान हुए, लेकिन वो रद्द करने पड़े बाद में, क्योंकि उनमें धांधली पाई गई, पेपर लीक हुआ और लाखों रुपए में पेपर बिका, इन तलबा का नुकसान हुआ। जब दूसरी बार उनमें से एसआई के लिए फिर से एग्जाम हुआ, री एग्जाम हुआ, यही टेस्ट री एग्जाम करना था, टेंडर फिर हुआ। अब की बार जिसको मिला सीबीटी करने के लिए वो एप्टैक है। एप्टैक के साथ ये उम्मीदवार जो है वो ये कहते हैं, एक बड़ी तादाद इनकी, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो सरकार से कह रहे हैं, एप्टैक जो कंपनी है, आपने फिर एक बार ऐसी कंपनी को एक इतना जरूरी इम्तिहान, इतना जरूरी टेस्ट करने को दिया है, जो पहले ही राजस्थान, यूपी, दिल्ली में भी एक मामले में भी वो ब्लैक लिस्टेड है।
तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी के हाथों में आप हमारा फ्यूचर दे रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं या उम्मीदवार कह रहे हैं कि आप फिर से इस कंपनी के थ्रू हम एग्जाम में नहीं बैठेंगे क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये फेयर होंगे। अब एहतजाज आपने कल भी देखा, परसों देखा, तमाम सियासी पार्टियां इस पे अपने बयान दर्ज कर चुकी हैं। सरकार से कह रही है कि एप्टेक के जरिए इम्तिहान नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इस पे उनके मुताबिक एक तरीके से फेवर करके, या इसमें पता नहीं क्या मामला बाद में होगा, वो तो इल्जाम ये लगा रहे हैं कि इनको रिश्वत के बदले ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब इम्तिहान होने हैं, लगता ये था कि सरकार इस पे कोई बयान देगी, कोई आश्वासन देगी या रिकंसिडर करेगी, ऐसा नहीं हुआ है। कल जो एसएसबी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, एक प्रेस रिलीज जारी किया है, उसका मतलब ये उन्होंने कहा है कि हम इम्तिहानात, उनके डेट्स बाकायदा दिए गए हैं कि हम इनके इम्तिहानात लेंगे, सीबीटी टेस्ट, जिसमें जल शक्ति जूनियर इंजीनियर्स के, माफ कीजिएगा, जूनियर इंजीनियर्स के सिविल और मैकेनिकल में कुछ 800-900 पोस्ट हैं, और उसके अलावा जिन्होंने पहले ही भुगता है अकाउंट्स असिस्टेंट का, उनका री एग्जाम होना है, जिनका पिछली बार सरकार ने कैंसिल कर दी थी लिस्ट। तो यहां पे ये हो रहा है कि एसएसबी ने बिल्कुल एक तरीके से साफ कर दिया है कि ये जो एहतजाज हो रहा है, जो कुछ बयानात आ रहे हैं उनकी कोई परवाह नहीं की जाएगी, आपके इम्तिहानात होंगे, और डेट्स उन्होंने वहां पे दे दिए हैं। तलबा से मेरे उन लीडरों से बात हुई, कुछ तलबा लीडर हैं, उनमें से उम्मीदवार हैं, वो जो स्टूडेंट भी हैं और उम्मीदवार भी हैं इन पोस्ट के लिए। उन्होंने कहा कि हम तब तक इम्तिहान नहीं देंगे जब तक न ये जो एप्टेक कंपनी है इससे ये कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया जाए और किसी ऐसे इदारे को दिया जाए। इस नोटिस में लगता ये था कि आश्वासन होंगे, थोड़े से आश्वासन है कि सुपरवाइजरी स्टाफ अच्छा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग होंगे, वो इस पर नजर रखेंगे। लेकिन कल देर रात जब ये नोटिफिकेशन, ये प्रेस रिलीज आया, तब हमारी बात हुई इन एहतजाजी कुछ जो इनके लीडर हैं, जो सामने इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका कहना है कि हमें जब एजेंसी पे ही भरोसा नहीं है तो फिर ये जो एसएसबी है, जो सरकारी इदारा है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इनके ये जो चीजें करने से फायदा होगा नहीं क्योंकि पेपर ही लीक होता है। जी, बिल्कुल शब्बीर, काफी डिटेल में आपने तमाम तर तस्वीर यहाँ पर रखी है और आज के एजेंडे में हम यही समझने की कोशिश करते हैं। शब्बीर, चूंकि आप इस मामले को बारीकी से समझ सकते हैं, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हम पहले ही देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। एक नौजवान किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत दिलोजान से करता है, पूरे उसका मुस्तकबिल का इन्हिसार जो है वो इसी तरह के एक एग्जाम पर होता है। इस तरह के एग्जाम में अगर उनको कुछ भी शुकूक व शुबहात होते हैं तो इस तरह का जो हम एजिटेशन या जिस तरह की उनके तशवीशात हैं वो देख रहे हैं, वो बेमायने नहीं है। कहीं ना कहीं तो अब उनको सोचना होगा, वो भी ऐसे हालात में जब लगातार पेपर लीक के मामले सामने आते जा रहे हैं। आपसे एनालिसिस तज्जिया चाहेंगे शब्बीर। जी हिना, आप समझ सकती हैं बेरोजगारी हमारी सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे है हरियाणा के बाद। ऐसे में जब कहीं सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म निकलते हैं या कोई असामी खाली हो जाती है तो हजारों की तादाद में, मैंने आपको बताया जो सब इंस्पेक्टर के 1200 पोस्ट हैं, वो 97,373 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था, कुल मिला के 97,000, 1 लाख। उसके अलावा अकाउंट्स असिस्टेंट्स हजारों तलबा ने, हजारों उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। और सीबीटी पहली आपकी सीढ़ी होती है जब आप इंटर करते हैं बाकी चीजों के लिए। अब तो सरकार ने कुछ मामलों में सीधा सीबीटी स्कोर पे ही रखा है कि बाद में उनकी सिलेक्शंस हुई। अब इन उम्मीदवारों के साथ मैंने आपको बताया इनकी मुबारकें भी हो गई हैं। मार्च में इम्तिहान दिया, जुलाई में इनके रिजल्ट आ गए, जुलाई 2022 में। फिर इनकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी, घर में मुबारकें भी हुई, लोगों ने मिठाइयां भी बांटी। उसके बाद हुआ ये कि इतना बड़ा घोटाला जिसमें पूरी की पूरी लिस्ट स्क्रैप करनी पड़ी, अकाउंट्स असिस्टेंट्स की, एसआई की, जल शक्ति में कुछ पोस्ट से 262 पोस्ट जल शक्ति जूनियर इंजीनियर्स की, उनकी सिलेक्शन सालों के इंतजार के बाद आपकी एक पोस्ट निकलती है और फिर आप इम्तिहान देते हैं, 1.5 साल 2 साल इसके लिए तैयारी करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो
बिल्कुल 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 शबीर, इस अहम मामले पर आपसे आगे भी हम इसी तरह से तज्जिया लेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे क्योंकि ये मामला यहाँ पर समझना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए, तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और अहम खबर आपको हिमाचल से दे दे, जहां बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। 3 मंत्रियों की जगह खाली है। राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा के नामों की चर्चा है। साथ ही डिप्टी स्पीकर और चीफ विप बनाने को लेकर भी यहां चर्चा की जा रही है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणवीर सिंह का। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे, बजट सेशन से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की ये चर्चाएं हैं, क्या कुछ है आपके पास इसके ताल्लुक से जानकारी? जी हिना, देखिए एक बार फिर से जो है मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने जब दिल्ली दौरा किया था उस वक्त ही कुछ सुगबुगाहट ऐसी थी कि बजट सत्र से पहले जो 3 मंत्रियों की कुर्सी खाली है उनमें से 2 पर जो है तैनाती कर दी जाएगी। ये जो है अहम जानकारी निकल कर आ रही है कि सियासी गलियारों में ये बड़ी चर्चा है कि कांगड़ा हलके की अगर हम बात करें, वहां जनता में नाराजगी और नेताओं में भी वहां पर नाराजगी है। तो वहां पर जो है नाराजगी दूर करने के लिए, जो असंतोष की स्थिति है उसे दूर करने के लिए जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहां से खबरें तो ये निकल कर आ रही है कि यादवेंद्र गोमा का नाम वहां पर चर्चा में है कैबिनेट मंत्री के लिए, और चर्चाओं में सुधीर शर्मा का नाम भी पहले से जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, धर्मशाला से अभी विधायक है, उनके नामों की भी चर्चा है। लेकिन अभी संभावना ये जताई जा रही है, जो सियासी गलियारों में खबरें हैं, कि यादवेंद्र गोमा का एक नाम चल रहा है और अगर हम बिलासपुर जिले की बात करें वहां से राजेश धर्माणी का नाम चल रहा है। मुख्यमंत्री के करीबी भी हैं और पहले भी जब मंत्रिमंडल का गठन होना था, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, उस वक्त भी राजेश धर्माणी का नाम आगे चल रहा था। तो अब ये बताया जा रहा है कि बजट सत्र से पहले इस पर जो है फैसला ले लिया जाएगा और बजट सत्र जब शुरू होगा तो उसमें देखिए अभी डिप्टी स्पीकर का चयन नहीं हुआ है, उनका चुनाव नहीं हुआ है, तो डिप्टी स्पीकर के लिए भी 2-3 नाम जो है उभर कर सामने आए। हालांकि यहाँ पर खींचतान की अगर हम बात करें तो 3 से 4 नाम इसकी सूची में है। चीफ विप भी अभी बनना है, उनकी भी नियुक्ति अभी नहीं हुई और डिप्टी चीफ विप की भी नियुक्ति होनी है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से हमने 1-2 दिन पहले देखा कि जो निगम बोर्डों की जो चेयरमैनों की जो नियुक्ति है, उनकी जो नियुक्तियां हैं वो अब धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। तो अब जिस तरह से 3 मंत्री पद जो है खाली पड़े हैं, वो मंत्रिमंडल माफ कीजिएगा बजट सत्र से पहले जो है शायद ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है। जी हिना। जी रणवीर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि कैबिनेट की अहम बैठकें हुई थी, एक के बाद एक तमाम तर बैठकों पर भी लगातार हमने विस्तार से चर्चा की थी, तो उन बैठकों में भी इस पर जरूर रणनीति बनाई गई होगी, विचार किया गया होगा और उसी के बाद इस तरह के मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं और ये एक्सपेक्ट भी पहले से किया जा रहा था कि ऐसा कुछ जो है आने वाले वक्तों में हो सकता है। ना देखिए, इसके लिए जो सीधे तौर पर जो पार्टी आला कमान है उसके साथ मुख्यमंत्री को चर्चा करनी होती है। मुख्यमंत्री का ये अधिकार क्षेत्र है कि वो किसे जो है मंत्री बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी यहाँ पर बनाना होगा। जैसे कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति से कम जो है 2 मंत्री होने चाहिए। एसटी कोटे की अगर हम बात करें, अनुसूचित जनजाति के कोटे से जो है जगत सिंह नेगी पहले से जो है मंत्री पद पर विराजमान है। एससी कोटे की अगर हम बात करें, कर्नल धर्मनाम शांडिल अभी मंत्रिमंडल में मौजूद है। तो ऐसे में एक और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जिसमें यादवेंद्र गोमा का नाम जो है निकल कर आ रहा है और कांगड़ा हल्के की अगर हम बात करें, वहां पर असंतोष की जो स्थिति है वो उसे जो है तोड़ना मुख्यमंत्री चाहते हैं और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, तो इसको देखते हुए क्षेत्रीय संतुलन यहाँ मुख्यमंत्री को बताना बेहद अहम रहने वाला है ये मंत्रिमंडल का विस्तार। और आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश आपके साथ करेंगे। आज के एजेंडे में वक्त जो है इजाजत नहीं देता। रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ तमाम तर तफसीलात साझा करने के लिए। आज के एजेंडे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।